बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऑब्वियसली यहाँ आएगा। ए क्रॉस ए में पहला एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट बी का रहेगा तो उल्टा ही हो रहा है, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए। सर स्टेटमेंट अगर कोई पूछ ले कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए, अब बोले रीजन क्या है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो गलत बात है ये अलग चीज है और ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। ये आपस में कभी हम यहाँ से कंक्लूजन बना सकते हैं, हमने जितना अभी तक पढ़ा उसका कंक्लूजन बनाते हैं, ठीक है। क्या कंक्लूजन था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? अगर किसी रिलेशन को a, a सेटिस्फाई करता है देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अगर a, b एंड b, a दोनों ही उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या है? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्या था? इफ a, b एंड b, c किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है और हमने कुछ करके ये प्रूफ कर दिया कि a, c भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन कैसा है? वो ट्रांजिटिव है। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 के सबसे पहले टॉपिक कैलकुलस का पहला टॉपिक है ये रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो फंक्शन से रिलेटेड है, पर पहले हम क्या करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं फंक्शन का, इसमें कुछ टर्म्स वगैरह हम पढ़ेंगे जो कि रिलेशन वगैरह से रिलेटेड है, तो इसलिए हम पहले स्टार्ट रिलेशन से करेंगे, देन हम आगे अपने मेन टॉपिक फंक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बिना देर के अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मालूम होने चाहिए जो आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है। सबसे पहले आता है सेट्स, तो आपको सेट्स की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज सेट? तो सेट इज, एक मिनट, set is a collection of well defined ऑब्जेक्ट। सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो सेट क्या होता है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। जैसे अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, या फिर एग्जांपल अगर आप लोगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, तो आपने क्या लिखा उसमें, सेट में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो सारे आ गए, तो इसको हम सेट कहते हैं कि सेट इज कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। दूसरा आता है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे, एक था रोस्टर फॉर्म, वन इज रोस्टर फॉर्म एंड अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या था कि हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे, ठीक है। जैसे अगर इस एग्जांपल को लूं तो इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारे जो मेरे एलिमेंट्स थे वो सभी आ गए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म क्या था? उसमें हम सेट को ए को मान लो कैपिटल ए डिफाइन करते थे, जिसको लिखने का ये तरीका था कि यहां पे एलिमेंट लिखते थे, यहां पे हम यहां पे एलिमेंट लिखते थे और यहां पे उसके एलिमेंट के डेफिनेशन को लिखते थे, ठीक है, ऐसा ही कुछ था। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर इसी क्वेश्चन को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते थे, तो हम ऐसे लिखते थे, हमने एक सेट डिफाइन करा जिसके एलिमेंट मान लो ए है, तो हमने ए को कैसे डिफाइन किया था? ए बिलोंग्स टू एन एंड ए लेस देन 7। तो सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली क्या था कि यहां पे एलिमेंट थे, यहां पे हमने एलिमेंट लिखा और यहां पे एलिमेंट्स के कंडीशन को लिख दिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ये आपने और सेट में क्या क्या पढ़ा होगा? अब ये सेट वाला जो चैप्टर था आपको एक बार रिवाइज कर लेना, जिसमें हमने यूनियन करना सीखा था, इंटरसेक्शन करना सीखा था, ठीक है। अभी हम बस फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ उन टॉपिक्स को या फिर उन डेफिनेशंस को ले रहे हैं जो कि टर्म समरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक और फॉर्म रिप्रेजेंट करने का, ये होता है कि आपने मैपिंग के थ्रू जो हमने करा था ना, इसमें क्या करते थे हम, सारे एक सेट ए को लिखा, इसके अंदर उसके सारे एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6, जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल करा, ये भी एक तरह रिप्रेजेंट कर सकते थे इसको हमें ना। नेक्स्ट, और क्या क्या पढ़ा आपने सेट्स में? इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं ना, पिक्चर के टर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। टाइप ऑफ सेट्स पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था उसमें? एम्प्टी सेट पढ़ा है आपने ना, एम्प्टी सेट पढ़ा है, सिंगलटन सेट पढ़ा था हमने, ठीक है। वो सारी चीजें आ गई यहाँ पे, एम्प्टी सेट्स, सिंगलटन सेट्स, फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सब कुछ, ठीक है। तो सेट क्या होता है? वही कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ डेटा
दो तीन तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहला था रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टर्म आता है सेट के बाद वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? दो चीजों का प्रोडक्ट है, हमें नाम से समझ में आ रहा है कि किसी दो चीजों का ये प्रोडक्ट है। तो अगर हम दो सेट ले ले, एक सेट ए, मान लो उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट हमने रखा बी जिसके एलिमेंट है 4 एंड 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली दो सेट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर इसको मैं पहले डेफिनेशन अगर लिख दूं तो आप ऐसे लिख सकते हो इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets is a set of all ordered pair such that first element of ordered pair is from set A and second is from B, है ना। तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख लो जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से आ रहा हो और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से आ रहा है। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए कॉमा बी, या एलिमेंट, और एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो ए क्रॉस बी क्या होगा? एक सारे ऑर्डर पेयर लिख लो तो यह 1,4 1,5, फिर 2,4 2,5, देन 3,4 एंड 3,5। तो ये जो पूरा सेट है ये क्या कहलाता है? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो जो कार्डिनल नंबर है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें एन ए क्रॉस एन, सॉरी एन ऑफ ए क्रॉस बी वो कितना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है? एन ए इंटू एन बी के इक्वल। आप एक बार ऑब्जर्व कर लो, आपको समझ में आएगा। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसके प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्या है? क्या बताओगे आप इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक तरह का सेट होता है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जिसमें से जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है वो सेट ए क्या होगा और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सेट बी का होगा, सॉरी दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। अगर मैं बी क्रॉस ए डिफाइन कर रहा हूं तो फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से होगा, सेकंड एलिमेंट सेट ए से होगा, करेक्ट। इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर मैं कहूं, एक सेकेंड, अगर मैं ये कहता हूं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऑब्वियसली हाँ है ना। ए क्रॉस ए में पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट बी करा गया तो उल्टा ही हो रहा है। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए। सर स्टेटमेंट अगर कोई पूछ ले कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए और बोले रीजन क्या है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो गलत बात है। ये अलग चीज है और ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। ये आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकता, पर ये इक्वल होगा, करेक्ट। तो एक एग्जांपल आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। अगर मैं सेट ले लूं ए जिसमें क्या एलिमेंट है ए बी कॉमा सी कॉमा डी, एंड एक एलिमेंट है बी जिसको हमने ले लिया 1,4,7। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, है ना। नेक्स्ट, अगर मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैपिंग के थ्रू दिखाऊं, मैपिंग क्या होता है? जहां पे हम दो सेट को ऐसे पिक्टोरियल डायग्राम में बनाया था हमने, ठीक है। तो मान लो एक सेट ए है अपने पास में, ये इसी क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूं। सेट ए है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी, और सेट बी है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 1 4 एंड 7। अगर मैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैप करूं तो आपको दिखेगा यहां से कि इसकी मैपिंग तीनों से पॉसिबल है। तो ये, फिर ये, देन ये। तो ज्यादा करूंगा तो गंदा दिखेगा वो, तो फुली आपको समझ में आ गया होगा। डी के साथ भी वही पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। बी भी 3 जगह चले जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा ए के साथ 3 की मैपिंग, बी के साथ 3 की मैपिंग, सी के साथ 3 की मैपिंग एंड डी के साथ 3 की मैपिंग। तो टोटल कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कितने होंगे? तो 4 इंटू 2 कितना? 12 एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, जो कि क्या है? रिलेशंस, ठीक है।
तो इसका डेफिनेशन होता है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट where the elements of the ordered pair, बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। और बुक से अगर लैंग्वेज में जाओगे तो थोड़ी थोड़ी वहां लिखा रहता है अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय आर ए टू बी, वो सब कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है। अब एक आपको मैं बहुत ही शॉर्ट सा डेफिनेशन बता रहा हूं क्योंकि मैं बस टर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो वेयर द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर related with some formula और मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, है ना, और मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, है ना, करेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका समझाता हूं मैं, पहले समझो यहां पे। तो रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स है ना, उन्हीं में से कोई एलिमेंट आके क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो दो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपस में किसी एक फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लगा, अब जो क्वेश्चन कैसा आता है इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा हम लिखते कैसे ये सब चीजों को, है ना। एक है आर ए टू बी, इसका मतलब क्या है, एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी तक डिफाइन किया गया है, यानी ये जो रिलेशन होगा ना वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और अगर आर बी टू ए है तो वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, करेक्ट। यानी इनपुट इज ए एंड आउटपुट इज बी, करेक्ट। अब मैंने लिखा आर ए टू बी, सॉरी आर ए टू बी, ए के बारे में लिखा हुआ है 1 2 3 एंड बी के बारे में लिखा हुआ है 4 5 8 9, सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 4। अब कह रहा है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकालो जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से 4 ज्यादा है। तो अगर आप ऑर्डर्ड पेयर यहां देखोगे तो ढेर सारे हैं, 1 4 1, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 4 1 5 सबको है। पर आप खुद सोचो, अगर मैं यहां पे 1 लिखूं, ठीक है, आप इस मैपिंग को देखना 1 2 3 और हमने यहां क्या लिखा 4 5 8 एंड 9। मैं कह रहा हूं फर्स्ट एलिमेंट से 4 ज्यादा है सेकंड एलिमेंट, तो अगर मैं 1 की मैपिंग करूं तो किससे मैपिंग होगी इसके, 5 के साथ में, देखो 1 + 4 5। 2 की मैपिंग किससे होगी, 2 + 4 6, कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है। ऐसा लिखना 6 ले ही देते हैं, उसमें समझाना है वो समझ जाओ पहले। यहां पे 6 आ गया, ठीक है। तो 2 की मैपिंग हमने कर ली 6 से। अब देखो बाकी जो 3 है, 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बस रिलेशन में कौन कौन से पेयर्स बनेंगे, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 5 एंड 2 6। तो दिस विल विद अवर रिलेशन, है ना। तो अब देखो रिलेशन जो था ना, ये दो एलिमेंट से रिलेशन के, वो सबसेट है किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। पर यहाँ पे दो एलिमेंट्स जो है ना वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है, यानी दोनों आपस में किसी एक फॉर्मूले से रिलेटेड है, तभी इसका नाम क्या होता है, रिलेशन होता है। होपफुली क्लियर हो आपको, ठीक है। तो रिलेशन क्या है हमें समझ में आ गया, सेट क्या होता है पता हो गया हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है हमें मालूम चल गया, रिलेशन क्या है हमें वो मालूम चल गया, ठीक है। रिलेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में किसी एक फॉर्मूले से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फॉर्मूला हो सकता है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं आऊं तो इसके कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक रिलेशन हमने डिफाइन करा ए टू बी, एक एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और एक हमने डिफाइन करा एफ जी एच आई, बस रहने दो, इसको सेट ए कहते हैं, इसको सेट हम बी करा, एक हमने रिलेशन ए टू बी डिफाइन करा है, ठीक। अगर मैं मैप करूं तो मान लो कोई कंडीशन ऐसा था कि ए की मैपिंग एफ से हो रही, ए की मैपिंग जी से हो रही, बी की मैपिंग एच से, इसकी मैपिंग आई से, बस ये मैपिंग हो रही, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, इसके रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए कॉमा एफ, ए कॉमा जी, बी कॉमा एच, सी कॉमा आई, बस। तो ये इस रिलेशन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो पहला टर्म होता है वो होता है डोमेन, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, ये जो रिलेशन का सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है ना वो डोमेन कहलाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए बी एंड सी, इसका जो सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा। तो आप डोमेन में आप क्या क्या देख रहे हो,
ए 2 बार है तो एक ही बार लिखना है उसे, ए बी एंड सी। अगर मैं रेंज की बात करूं तो जो सेकंड एलिमेंट है अपना, इस रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाता है। इसका मतलब क्या क्या रेंज हो गया यहाँ पे, एफ जी एच और आई। लास्ट वन इज कोडोमेन। तो जो पूरा सेट बी है, ये जो पूरा यहां ए टू बी जाते हो ना, तो ये पूरा सेट बी क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। करेक्ट। तो 3 टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, वो इनमें से जिसकी मैपिंग हो रही है, या फिर जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। रेंज इज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। यानी रेंज मतलब जो इसमें मैप हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ के रहता है जिसकी मैपिंग नहीं हो रही है ना, तो भी रेंज क्या होता है, एफ जी एच आई, जिसकी मैपिंग हुई है। मतलब यहाँ पे जिसकी मैपिंग हो रही है वो डोमेन कहलाता है, इधर जिसकी मैपिंग हो रही है वो रेंज कहलाता है, और ये पूरा सेट भी क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। होपफुली आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स होते हैं रिलेशन में। आप अगर पॉज करें खुद से ट्राई करना। अगर मैं एक रिलेशन लिखता हूं, इसमें सेट ए है 1 4 7 8, एक सेट बी है 9 3 9 30 1 0 1, ठीक है। और हमने एक रिलेशन डिफाइन करा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 9 4 9 7 1 0 1। आपको बताना है इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगी, ठीक है। तो पॉज करके आप सॉल्व करो। ठीक है। नेक्स्ट वही मैपिंग। तो मैपिंग हमने देख लिया। मैपिंग में हमने क्या क्या डिसाइड करा था कि सेट ए से बी हमें मैप करना है। उस पर हमने देखा डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। करेक्ट। तो ये वाला पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप ध्यान से देखना। आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है ये, और जेईई मेन का एक क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है। तो पहला है वॉइड रिलेशन। मतलब अगर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो, रिलेशन इज 5। अगर मैंने मान लो ऐसा लिख दिया कि एलिमेंट मैंने सेट ए लिखा 1 2 4, सेट बी लिखा मैंने 7 8 17। मैंने कहा एक रिलेशन फाइंड करो आर ए टू बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको दिख रहा है ना, इसका कोई सा स्क्वायर यहां है ही नहीं, तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है ना। या फिर आप मैपिंग से भी देख लो। अगर आप सेट ए देखोगे तो उसमें क्या एलिमेंट है 1 2 एंड 4, और सेट बी में क्या एलिमेंट है 7 8 और 17। तो कोई मैपिंग नहीं हो रही ना, किसी का भी स्क्वायर है ही नहीं कहीं पे भी। ए का स्क्वायर बी में है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसका रिलेशन क्या हो गया 5। तो उसको हम कहते हैं वॉइड रिलेशन। इसके बाद ऐसा होता है यूनिवर्सल रिलेशन होता है, जहां पे सारे ही नंबर आ जाएंगे रिलेशन में। जो है रिलेशन पूरा का पूरा क्या आ जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा एक चीज रह गया, इसको बस यहां लिख देता हूं साइड में। देखो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रिलेशन की, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर मान लो सेट ए में अल्फा एलिमेंट्स हैं और सेट बी में बीटा एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे, तो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है। अगर मेरे पास n नंबर है किसी सेट में, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 की पावर n। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला कि n ऑफ ए क्रॉस बी इज na इंटू एन बी। तो क्या लिखोगे आप यहां से, नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 टू द पावर अल्फा बीटा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इन जनरल क्या होता है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। तो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अल्फा बीटा। तो नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 टू द पावर अल्फा बीटा। ठीक है, बस एक रह रहा था, इसको याद रखना, क्वेश्चन आता है कभी कभी इससे। तो वॉइड हमने कर लिया। सेकेंड इज आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, मान लो एक रिलेशन है, कुछ समथिंग को एक रिलेशन है आर, उसमें बस कौन से एलिमेंट आने चाहिए, आर को ऐसे डिफाइंड किया गया है जिसमें ये एलिमेंट दिखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जो भी हम यहाँ पे रिलेशन अब डिफाइंड करेंगे ना, वो जो रिलेशन होगा वो सेट ए से सेट ए तक ही डिफाइन होगा। ठीक है, तो रिलेशन की डेफिनेशन जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होगा, आर ए टू ए। इसमें क्या कह रहा है बताओ, इसमें रिलेशन ऐसा बनाया है जिसके जो अंदर एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, x, x टाइप के होंगे। मतलब 1, 1, 2, 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। ठीक है,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब आइडेंटिटी में ये होता है ना कि इसके अलावा कुछ होना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लो समझाता हूं क्या चीज चाहिए। एक एलिमेंट लिखा मैंने 1, 2, 3, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये कैसा दिख रहा है? मैं y इज इक्वल टू एक्स टाइप दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मान लो 4 हुआ तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अगर मैं एक रिलेशन ऐसा लिख दूं तो ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? 3, 3 मिसिंग है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, आगे तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। करेक्ट? क्यों? इसमें सिर्फ 1, 1, 2, 2, 3, 3 आना चाहिए, एक्स्ट्रा आ गया एक, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। देन नेक्स्ट, अब जो मैंने वर्ड यूज किया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो सेम डेफिनेशन है, बस उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि उसके अलावा भी कुछ आ जाए। जैसे मान लो एक रिलेशन A to A डिफाइंड है, इसमें कहता है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट x, y है, ठीक है, सॉरी, मैं क्या लिखा था यहां पर, हमने भी क्या लिखा रिलेशन में x, y, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि जो अगर कोई रिलेशन है ना, अगर x, x उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, अगर x, x उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं? ये रिलेशन कहता है रिफ्लेक्सिव है। करेक्ट? जैसे मान लो मैंने लिखा है क्वेश्चन कि एक रिलेशन है जो क्या कहता है, a² - b² इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे? दोनों को सेम बना लो, x, x मतलब x को भी x, y को भी x। तो यहां पे a को a और b को भी क्या बना लो? a बना लो, तो दोनों को सेम बना लो। ठीक है, x, x। तो अगर a, a आप यहां पुट करोगे इस रिलेशन में, तो क्या बन जाएगा? वो a² - a²। तो कितना आ गया? ये 0। क्या 0 इंटीजर है? मतलब ये जो आंसर था ना, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। रिलेशन क्या था? a² - b² इज एन इंटीजर। तो क्या x, x या फिर a, a इसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो हम क्या बोलेंगे? ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। अब समझ में नहीं आता सर, ये जो आपने रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी लिखा वो तो सेम ही चीज है, पर डिफरेंस आपको यही समझ में आ गया होगा कि इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे पर ये आइडेंटिटी नहीं है। यानी रिफ्लेक्सिव में 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो होना ही चाहिए, ये तो होना चाहिए। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के x, x तो होने चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा है उसके अलावा तो वो रिफ्लेक्सिव फिर भी कहलाता है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव में इसके अलावा एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक सेट हमने लिखा 1, 2, 3, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। कौन सा? 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड ये भी रिफ्लेक्सिव है। पर हाँ, ये होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो कोई लोड नहीं है। ठीक है, बाकी आप कैसे चेक करोगे? आपके जो एग्जाम में आएगा उसमें कैसे चेक करोगे? एक कंडीशन दिया रहेगा, उसमें आपको जस्ट क्या करना है? a, a पुट करना है। अगर वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं? वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। करेक्ट? तो अगर मैं एक लाइन लिखूं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही बात है ना। देखो अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, पर कन्वर्स इज नॉट। अगर उल्टा कर दो इसको, एवरी रिफ्लेक्सिव इज आइडेंटिटी, गलत बात है। जैसे ये रिफ्लेक्सिव है पर ये आइडेंटिटी नहीं है। करेक्ट? ओके। अच्छा, जेई में ऐसा आता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, वो हम कर लेंगे। अभी हमने बस इसको डिफाइन करना है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? देखो, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि मान लो कोई रिलेशन a to a है, अगर a, b उस रिलेशन पे लाई करता है एंड b, a भी उस रिलेशन में लाई करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। यानी क्या है? अगर 1, 2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है और 2, 1 भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या कहते हैं? वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे वही सेम एग्जांपल में लेता हूं, अगर मैं कहता हूं a² - b² इज एन इंटीजर। अच्छा, इसके ना कंडीशंस ऊपर लिखे रहेंगे। ठीक है, कि r, a to a वगैरह सब लिखा रहेगा। ठीक है, अब सोचो अगर a² - b² एक इंटीजर है, ये रिलेशन है, तो हमने कहा a, b इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो a² - b² इंटीजर है। हमें चेक करना है क्या b, a इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां b पुट करो, यहां a पुट करो।
तो खुद सोचो, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीजर है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी तो इंटीजर ही होगा। हाँ यार, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर तो नेगेटिव इंटीजर होगा, पर इंटीजर तो है ना ये। तो आप क्या बोलोगे, अगर इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करता है तो ये भी कर रहा है। तो अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो बी कॉमा ए भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक, सॉरी हाँ सिमेट्रिक रिलेशन है। करेक्ट। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेता, अगर मैं ऐसा लिखता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ नेचुरल नंबर, तब देखो, तब जो था ना ये चीज, ये लगा ठीक है, तब जो आप देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उस टाइम नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर थोड़ी होता है, तो फिर उस केस में ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। बहुत आसान सी चीज है ये। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखो वही R(A2) है। इसको ना मैं बहुत ही रफली चीजों को समझा रहा हूं, और जो डिटेल्ड वे में इसको हम पढ़ेंगे आगे, जब हम इसके लिए तैयार, मतलब जेईई मेन के लिए हम पढ़ रहे होंगे अच्छे से, इसको अलग से हम इसको पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो इसको हम और डिटेल्ड वे में वहां पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बस इसको एक रफली बता दे रहा हूँ क्या क्या उसमें होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, देखो कहता है अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन को, किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है एंड बी कॉमा सी उसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में है, तो हम क्या कहते हैं, ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन में है, बी कॉमा सी इस रिलेशन में है, और अगर ए कॉमा सी भी इस रिलेशन में आ गया, तो हम कहते हैं ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे वही सेम क्वेश्चन लेते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एन इंटीजर। अब बताओ अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीजर है, तो हमने कहा बी और सी भी इंटीजर है, तो क्या लिखोगे आप, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी कैसा है, एक इंटीजर है। इस दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने में देखो बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो अब अगर रिलेशन में देखोगे, अपना रिलेशन क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एन इंटीजर, तो हमें दिखा ए कॉमा बी उस रिलेशन में है। फिर हमने क्या देखा, बी कॉमा सी भी उस रिलेशन में है, और इसके रिलेशन में होने पे हमने थोड़ा बहुत सॉल्व करा, तो हमें क्या रियलाइज हुआ कि ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में, तो हमने क्या कहा, ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। अब होपफुली समझ गए आप मैथमेटिकली चीजों को कैसे करना है हमें। तो पहला पॉइंट, अगर आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आप दोनों को सेम बना दो, ठीक है। ए कॉमा ए अगर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए दोनों उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या है वो, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी रिफ्लेक्सिव होगा ना, पहला मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। अगर ए कॉमा ए उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो रिफ्लेक्सिव है। ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए उस रिलेशन को सेटिस्फाई किया तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। और ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी अगर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या कहते हैं उसको, वो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो एक हम यहां से कंक्लूजन बना ये सकते हैं, हमने जितना अभी तक पढ़ा उसका एक कंक्लूजन बनाते हैं, ठीक है। क्या कंक्लूजन था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अगर किसी रिलेशन को ए कॉमा ए सेटिस्फाई करता है देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए दोनों ही उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्या था, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, और हमने कुछ करके ये प्रूफ कर दिया कि ए कॉमा सी भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन कैसा है, वो ट्रांजिटिव है। ये हमने यहां एग्जांपल से देखा, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें और क्या क्या हो सकता है वो आगे आगे पढ़ेंगे, यहां पे भी हम इतना बस डिफाइन कर रहे हैं चीजों को। अब लास्ट जो आता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, कोई रिलेशन जो तीनों हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। अब जब हमने अभी क्वेश्चन लिखा था ना वो वाला, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एन इंटीजर, तो इन तीनों को सेटिस्फाई करता है ना। तब देखो मैं अगर क्वेश्चन प्रॉपर बना दूं, ठीक है, मैं प्रॉपर क्वेश्चन लिख रहा हूं, रिलेशन एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हमने डिफाइन करा है, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एन इंटीजर, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है।
तो एनी रिलेशन विच इज ऑल सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और अभी तक मैंने जैसा देखा है कि जो इस साल जो जेईई मेन हुआ था आपका, उसमें लगभग बहुत सारे शिफ्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के क्वेश्चन देखे गए थे। ठीक है, तो जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बस फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।